नमस्कार दोस्तों, कंसेप्ट किंग में आपका स्वागत है। दोस्तों, हमने घटना चक्र भूगोल को स्टार्ट किया था। इसमें हम पहला चैप्टर को अच्छे से कंप्लीट कर चुके हैं। सेकंड चैप्टर के हमने कुछ टॉपिक को पिछली वीडियो में देखा है, जैसे भारत के प्राकृतिक प्रदेश, सेकंड वाला, थर्ड, फोर्थ और घाटियाँ और दर्रे, हम यहाँ तक पढ़ चुके थे। आज इस वीडियो में हम इनको कवर करने की कोशिश करेंगे। हिमरेखा एवं हिमनद पठार तटीय भाग, इनको देखेंगे और फिर नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों इनको कंप्लीट करेंगे, क्योंकि ये बहुत बड़ा चैप्टर है, तो इसलिए इसमें ज़्यादा पार्ट में डिवाइड है। उसके बाद तो छोटे छोटे चैप्टर हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, जो घटना चक्र है ये आपको यूपीएससी और पीसीएस के एग्ज़ाम से पहले कम से कम 4 से 5 बार तो रिवाइज करनी ही है, तब जाके आप एक पैटर्न फाइंड आउट कर पाएंगे कि एग्ज़ाम में क्वेश्चन किस प्रकार के पूछते हैं। और इसमें बहुत सारे क्वेश्चन आप देखेंगे तो रिपीट होते हैं यूपी पीसीएस में, खास तौर पे। यूपीएससी में दोस्तों इस तरह के क्वेश्चन ज़्यादा रिपीट नहीं होते हैं, 1 2 3 क्वेश्चन रिपीट होते हैं, बल्कि इसमें क्वेश्चन की थीम रिपीट होती है। यूपीएससी में क्वेश्चनों की थीम रिपीट होती है और यूपी पीसीएस में क्वेश्चन ही रिपीट हो जाते हैं। जो क्वेश्चन 2 3 सालों में पूछे गए हैं उनको ज्यों का त्यों पूछ लेते हैं। तो देखते हैं हम अगले चैप्टर में कैसे हमें एमसीक्यू को सोल्व करना है। ये दर्रे वाला हम चैप्टर कर चुके थे। दोस्तों, ये जो चैप्टर है बहुत फैक्चुअल है, सेकंड चैप्टर। और ज्योग्राफी में कंसेप्ट, अगर कंसेप्ट और फैक्चुअल का अगर रेशो हम देखें तो मुझे लगता है, जहाँ तक मुझे लगता है कि 50-50 है। 50% कंसेप्ट है और 50% हमें फैक्चुअल डेटा हमको याद रखना पड़ता है कि कौन सा पहाड़ कहाँ है, कौन सी नदी कहाँ है, किस किस सहायक नदियाँ हैं, और ये सब हमें याद रखना पड़ता है। जबकि कंसेप्ट क्या है कि मानसून कैसे आता है, ये कंसेप्ट है। वायुदा पवनें कैसे चलती हैं, तो ये सब कंसेप्ट है। तो चलिए हम अपना चैप्टर पे पहुंच गए हैं। हिम रेखा या हिमनद, देखिए बहुत ही छोटा सा ये टॉपिक है, सब टॉपिक है ये। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं इसमें, हिम रेखा या हिमनद का। हिमालय में हिमरेखा निम्न के बीच होती है। देखिए इसमें जो क्वेश्चन आपके बन गए हिमरेखा वाले, वही पूछे जाएंगे बार बार, तो इसको आपको ध्यान में रखना है कि 4300 से 6000 मीटर पूर्व में, तो हिमालय में हिमरेखा निम्न के बीच होती है। देखिए जहाँ रुक के समझाने की चीज़ होगी, मैं वहाँ रुक के कुछ इन्फॉर्मेशन आपको दूंगा। जहाँ मुझे लगेगा कि फैक्चुअल है, बहुत डेटा फैक्चुअल है, आप क्वेश्चन स्किप भी कर सकते हैं एग्जाम में, और बस आप ऐसे ही ध्यान रखें कि किस तरह के क्वेश्चन पूछते हैं, तो वहाँ पे हम ऐसे ही आगे को बढ़ जाएंगे हम। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सियाचिन हिमनद कहाँ स्थित है? तो ये नुब्रा घाटी के उत्तर में है, और नुब्रा घाटी बहुत इंपॉर्टेंट है, आए दिन चर्चा में रहती है करंट अफेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप ध्यान रखना। सियाचिन हिमनद नुब्रा घाटी के उत्तर में है। निम्न में से कौन सा हिमनद सबसे बड़ा है? तो सियाचिन जो हिमनद है वो सबसे बड़ा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सबसे बड़ा हिमनद निम्नलिखित में कौन है? 4 ऑप्शन है आपके सामने, इसमें बताना है कि कंचनजंगा, केदारनाथ, रुंडून, गंगोत्री। तो इनमें से आप देखेंगे तो गंगोत्री सबसे बड़ा हिमनद है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा विशालतम हिमनद है? 4 ऑप्शन आपके सामने है, ए बी सी डी, तो राइट आंसर है इसका डी, सियाचिन हिमनद। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, चोराबाड़ी ग्लेशियर स्थित है। तो केदारनाथ मंदिर के दक्षिण में है, ये पश्चिम में है, पूर्व में, उत्तर में। तो आपको ध्यान में रखना है कि ये उत्तर में स्थित है। किसके? केदारनाथ मंदिर के उत्तर में चोराबाड़ी ग्लेशियर स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हिमालय के हिमनदों के पिघलने की गति। देखिए ये हिमनद बहुत तेजी से पिघल रहे हैं, इसका कारण क्या है? ग्लोबल वार्मिंग, जो ग्रीन हाउस गैस है हम उसका उत्सर्जन इतना कर रहे हैं, जिससे ग्लोबल वार्मिंग के कारण टेम्परेचर बढ़ रहा है। टेम्परेचर बढ़ने से हिमनद पिघल रहे हैं, जिससे समुद्र का जो लेवल है वो भी इंक्रीज हो रहा है, जिससे जो द्वीप है या जो कम गहराई वाले द्वीप हैं
वे उनके डूबने की आशंका है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आए दिन करंट में रहता है कि हिमनद के पिघलने की गति क्या है। तो सबसे अधिक है, ध्यान में रखना है आपको। हिमालय के हिमनदों की पिघलने की गति सबसे अधिक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हिमालय के हिमनदों के पिघलने की गति सर्वाधिक है। गंगा नदी के उद्गम स्थल पर स्थित गंगोत्री ग्लेशियर तेजी से पिघल रहा है। इसी के परिणाम स्वरूप इसका विस्तार कम होकर पिछले 50 वर्षों की तुलना में लगभग आधा हो गया है। देखिए, लगभग आधा हो गया है। पिछले 50 सालों में हमने आधा कर दिया। कि बहुत बड़े पैमाने पे पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही प्रभाव हमारे भारत पे भी पड़ने वाले हैं और विश्व पे भी पड़ने वाले हैं। तो ये एक बार आप गूगल सर्च करना कि हिमनद अगर पिघलेंगे तो उसके संभावित परिणाम क्या होंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित हिमनदों में से कौन सा उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में स्थित है। तो मिलाम 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 में स्थित है दोस्तों। निम्नलिखित हिमनदों में से कौन सा उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में स्थित है। तो मिलाम मिलाम हिमनद। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। लेकिन नाइन्थ वाला क्वेश्चन है। लेकिन नुब्रा घाटी 2019 और 2020 में पूछी गई थी, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है। हमें बताना है कि इन हिमनद से कौन सी नदी निकल रही है। ठीक है, 5 हिमनद है। देखिए, इसमें कोई सा भी आंसर हो। देखिए, यहाँ पे आंसर ए है, 1 2 4, 1 2 और 4। हमें 1 to 4 तो ध्यान में रखना ही है, साथ में हमें ये भी ध्यान रखना है कि मिलाम हिमनद से और जैमू हिमनद से कौन सी नदी निकल रही है। देखिए, मिलाम हिमनद कहाँ पर है, उत्तराखंड में। और इसी हिमनद से शारदा नदी या काली गंगा निकलती है। तो हमें सारे ही इंफॉर्मेशन इसको देखनी है। तो देखते हैं, मिलाम हिमनद से गौरी गंगा, सियाचिन से नुब्रा, जेमू से तीस्ता, बंदरपुर से यमुना नदी, बारासिगरी से चेनाब। तो बंदर पूंछ आपका ठीक हो गया ये वाला। बंदरपुर से यमुना निकल ली है, बारासिगरी से चेनाब निकल ली है, और सियाचिन से नुब्रा, और जेमू से कौन सी निकली है, तीस्ता नदी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, अभी हमने ये हिमनद किया था, हिमनद से इतने ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं। ये पठार प्लेटू पढ़ते हैं, प्लेटू से सबसे ज्यादा पूछे गए होंगे क्वेश्चन। अभी देखते हैं हम। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्लेटू। भारत का प्राकृतिक विभाजन अगर हम देखेंगे तो एक तो हिमालय बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है यहाँ पर, और ये पठार। इनसे क्वेश्चन की संभावना सबसे ज्यादा होती है। और एक अपवाह तंत्र नदी वाले क्वेश्चन हम अगली वीडियो में देखेंगे। तो देखें, यहाँ पे प्लेटो के बारे में अगर हम देखें, पहला क्वेश्चन देखें कैसा पूछा गया है। भारत के दक्कन के पठार पर बेसोल्ट निर्मित लावा सैलो का निर्माण हुआ है। तो बेसोल्ट ज्वालामुखी से निर्मित ये हमारा दक्कन का पठार है। और ये कब हुआ है, क्रेटेशियस युग में। क्रेटेशियस युग में इसका निर्माण हुआ है। तो राइट आंसर है ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मेघालय का पठार है हिमालय श्रेणी का, पूर्वी घाट पर्वतों का, सतपुड़ा श्रेणी का, प्रायद्वीपीय खंड का। तो मेघालय का पठार दोस्तों प्रायद्वीपीय पठार का ही विस्तार है। ठीक है, तो बी राइट आंसर। देखिए, मेघालय का पठार यहाँ पर है, इस यहाँ पे है मेघालय, और इसका विस्तार यहाँ पर है। ठीक है ना, ऐसे विस्तार है ऐसे। ये ये हिमालय का पठार हो गया आपका, और ये आपका हो गया प्रायद्वीप का पठार। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के अतिरिक्त प्रायद्वीपीय पर्वत निर्मित हुए। तो 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। इयोजोइक में, पैलियोजोइक में, मेसोजोइक में, सेनोजोइक में। देखिए, ये बिल्कुल फैक्ट क्वेश्चन है, और आपको ये इसी क्रम में अगर आप इसको याद रख लेंगे ना, तो एग्जाम में सीधे सीधे एग्जाम में पूछेगा क्वेश्चन। तो उसका राइट आंसर है सेनोजोइक। अगला देखते हैं। छोटा नागपुर पठार का सर्वाधिक घना बसा जिला धनबाद क्यों है। देखिए, छोटा नागपुर का पठार है, और पूछा गया है कि धनबाद जिला क्यों सर्वाधिक घना बसा हुआ है। तो छोटा नागपुर के पठार में सबसे ज्यादा क्या होता है, खनन। तो हमें देख लेना है।
इसके लिए प्रसिद्ध है। हाँ, कोयला बहुत मात्रा में मिलता है तो पढ़ते हैं। उपजाऊ मिट्टी तथा दामोदर से निकाली गई नहरों द्वारा सिंचाई की सुविधा। बी, कोयला, लोहा, अम्भरक, तांबा इत्यादि का पाया जाना। सी, खनन उद्योग का विकास तथा औद्योगिकरण। डी, उपरोक्त सभी। देखिए, छोटा नागपुर पठार का सर्वाधिक घना बसा जिला धनबाद क्यों है? क्योंकि यहाँ पर खनन उद्योग का पर्याप्त मात्रा में विकास हुआ है और औद्योगिकरण इस वजह से हो पाया है यहाँ। देखिए, धनबाद कोयला खनन और औद्योगिक संस्थान के लिए जाना जाता है। ये ध्यान में रखना है आपको। धनबाद में लाल मिट्टी व्यापक क्षेत्र में पाई जाती है जो कृषि के लिए उपयोग नहीं है। तो आप ध्यान में रखना है कि छोटा नागपुर का पठार जो धनबाद जिला है वो क्यों ज्यादा बसा हुआ है। तो यहाँ तो एक तो खनन उद्योग बड़े पैमाने पर है और औद्योगिकरण सबसे ज्यादा इस क्षेत्र में हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। छोटा नागपुर पठार है तो इसका राइट आंसर है एक अग्र गंभीर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, ये आपका मैप दे रखा है। आजकल तो यूपीएससी में इस तरह के क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। मैप के मतलब चित्र दे के नहीं क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैप के तो क्वेश्चन यूपीएससी पूछता है और बड़े पैमाने पर पूछता है। इस बार का 2023 का क्वेश्चन देखेंगे तो बहुत ही अलग लेवल का पेपर सेट किया है यूपीएससी ने। तो बताना है मानचित्र में ए बी सी तथा डी द्वारा अंकित स्थान क्रम से है। तो बताना कि ए पर यहाँ पर क्या है, बी के पास क्या है, सी के पास क्या है और डी के पास क्या है। ठीक है, देखिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। आपको कुछ नहीं पता है अगर ये मान लिया जाए तो आपको यह तो पता है कि पश्चिम घाट और पूर्वी घाट कहाँ पर है। देखिए, पश्चिम घाट यहाँ है और पूर्वी घाट है यहाँ। और जैसे पर्वत होता है पश्चिम घाट, देखिए ये पर्वत है यहाँ। तो यहाँ पश्चिम घाट, यहाँ वर्षा होती है और यहाँ वर्षा नहीं होती है क्योंकि यहाँ जो दक्षिण पश्चिम मानसून से पवन आएगी, ऊपर उठेगी और वर्षा कर देगी। और यहाँ पर अब वर्षा नहीं होगी तो उसको बोलते हैं वृष्टि छाया क्षेत्र। तो लास्ट में वृष्टि छाया क्षेत्र होना चाहिए डी के पास। तो ए बी सी डी, तो डी वाले स्थान पर वृष्टि छाया क्षेत्र होना चाहिए। तो चार ऑप्शन अगर आप पढ़ लेंगे इसमें, देखिए लास्ट में वृष्टि छाया क्षेत्र होना चाहिए। देखिए यहाँ पे लिखा है छोटा नागपुर को पठार, तो ए आप कट कर दीजिए। देखिए, बी में वृष्टि छाया क्षेत्र यहाँ लिखा है, सी में लिखा है और डी डी को भी कट कर दीजिए क्योंकि रिफ्ट घाटी क्षेत्र लिखा है। तो आपके कम से कम 50-50 पे एटलीस्ट आप यहाँ पर पहुंचे हैं। और बी और सी में अगर आप देखेंगे, देखिए ए के पास आप देखिए यहाँ पे नर्मदा और ताप्ती नदी बहती है। और ये कौन सा क्षेत्र है? रिफ्ट घाटी क्षेत्र। तो रिफ्ट घाटी क्षेत्र है, देखिए ये आसानी से आप सी आंसर निकाल लिया। बी के पास छत्तीसगढ़ मैदान है और सी के पास छोटा नागपुर का पठार। तो ये इंपॉर्टेंट है। छोटा नागपुर का पठार तो आप खनिज संसाधन में भी पढ़ते हैं और जब आप प्रायद्वीप पे पठार पढ़ते हैं तब भी पढ़ते हैं, तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। छोटा नागपुर का पठार, इसको आप ध्यान में रखें। और उसका राइट आंसर सी। आगे बढ़ते हैं। अरावली एवं विंध्याचल श्रृंखलाओं के मध्य कौन सा पठार स्थित है? तो मालवा का पठार अरावली और विंध्याचल श्रृंखलाओं के मध्य स्थित है। राइट आंसर है ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दंडकारण्य क्षेत्र अवस्थित है छत्तीसगढ़ एवं मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ उड़ीसा में। तो दंडकारण्य जो है वो छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में स्थित है। बी इसका राइट आंसर है। देखिए लिखा है दंडकारण्य क्षेत्र मुख्यतः उड़ीसा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में फैला हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दंडकारण्य क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? तो देखिए बीपीएससी का अगर आप एग्जाम पैटर्न देखेंगे तो इसी तरह के ऑप्शन देता है कि उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो बीपीएससी हम नहीं टारगेट कर रहे हैं, हम यूपीएससी और यूपीपीसीएस को देख रहे हैं। बीपीएससी को भी आप देखेंगे तो इनका लेवल बहुत ही अलग होता है, बहुत सिंपल तरह के क्वेश्चन ये पूछते हैं। तो इसका राइट आंसर है ई। आपने एक्सप्लेनेशन में देख ही लिया है कि दंडकारण्य क्षेत्र कहाँ पर स्थित है। उड़ीसा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, ये चारों ऑप्शन। देखिए उड़ीसा भी लिखा है इसमें, छत्तीसगढ़ लिखा है, आंध्र लिखा है, तेलंगाना। तो ये आपने देखे। अगला देखते हैं। दंडकारण्य भारत के किस भाग में स्थित है?
तो कहाँ पर स्थित है? उत्तर में तो है नहीं है, ना पूर्व में ना पश्चिम में, ये कहाँ है? मध्य में, तो मध्यवर्ती भाग में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बिहार के निम्न हिस्सों में से कौन सा हिस्सा भूतात्विक दृष्टि से अपेक्षाकृत पुराना है? तो इनमें से देखेंगे आप तो खड़गपुर पहाड़ियाँ जो है वे इनमें सबसे पुरानी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा मेघालय पठार का अंश नहीं है? तो आपको बताना है कि मेघालय पठार का कौन सा अंश नहीं है। देखिए, गारो खासी जयंतिया ये कहाँ पर स्थित है? ये सब मेघालय में है। गारो खासी जयंतिया, जबकि भुवन पहाड़ियाँ ये हिमालय में नहीं है। देखिए एक्सप्लेनेशन में लिखा पढ़ सकते हैं कि भुवन पहाड़ियाँ मिजो हिल्स का भाग है जो पूर्वोत्तर हिमालय का अंग है, जबकि गारो खासी और जयंतिया पहाड़ियाँ मेघालय पठार के भाग है। तो गारो खासी जयंतिया में अधिक वर्षा होती है क्योंकि ये जो यहाँ पे पहाड़ियाँ हैं, पर्वत हैं, जो ये जो पवने होती है, आर्द्र पवने होती हैं, आर्द्र पवने मतलब जो वर्षा वाली पवने होती हैं, उनको रोक कर नहीं वर्षा करा देते हैं। इनसे टकराएंगी और नहीं वर्षा वे पवने कर देती हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बस इसी पठार वाले चैप्टर से इतने ही क्वेश्चन पिछले सालों के एग्जाम में आए हैं। अभी नया सब सेगमेंट स्टार्ट हो गया है, तटीय भाग। देखिए बहुत छोटा सा टॉपिक है, तटीय भाग को देख लेते हैं। भारत की तटरेखा 9 राज्यों से मिलती है। देखिए 9 राज्यों से मिलती है, कौन कौन से हैं अभी हम देख लेते हैं। देखिए लिखा है 9 राज्य और 4 केंद्र शासित प्रदेश है, तो आप 9 राज्य ध्यान में रखना है और 4 केंद्र शासित प्रदेश को 9 राज्यों से मिलती है। कौन कौन से मिलती है अगर आप स्टार्ट करेंगे? गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु। देखिए जब आप इधर जाएंगे, पश्चिम में जाएंगे, तो पश्चिम में सबसे पहले गुजरात से मिलेगी। आपको ऐसे ही आगे बढ़ना है। गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्रा, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल। और फिर ये 4 आपके होंगे केंद्र शासित प्रदेश, दादरा और नागर हवेली, लक्षद्वीप, पुडुचेरी और अंडमान निकोबार। ये आपने देखा है। तो उससे देखते हैं किस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। निम्नलिखित में से किस तट से भारत का औसत समुद्र तल नापा जाता है? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसी से हम समुद्र तल मापते हैं। सपोज कीजिए हम दिल्ली में हैं यहाँ पर, तो चेन्नई यहाँ पर है, तो चेन्नई से नापते हैं कि दिल्ली कितनी ऊंचाई पर है समुद्र तल से। तो लगभग 400 के आसपास, 400 मीटर के आसपास ऊंचाई है दिल्ली की। तो आप ध्यान में रखना है। तो चेन्नई ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखना, की पॉइंट है चेन्नई। चेन्नई से हम समुद्र तल नापा जाता है। औसत समुद्र तल हम कहाँ से नापते हैं? चेन्नई से। भारत के प्रादेशिक जल का विस्तार है, तो 4 ऑप्शन है आपके। तट से 12 समुद्री मील तक। तो किसी भी देश के प्रादेशिक जल क्षेत्र का क्षेत्रीय सागर, जल क्षेत्र को क्षेत्रीय सागर कहा जाता है। क्षेत्रीय सागर की दूरी आधार रेखा से सागर की ओर नापी जाती है, जो सामान्यतः 12 समुद्री मील तक होती है। ठीक है। देखिए आधार रेखा कैसे मापी जाती है? जैसे यहाँ पर जो हमारा क्षेत्र निकल रहा है यहाँ और यहाँ पर है, तो हम इस तरह की एक लाइन खींचते हैं और यहाँ से 12 समुद्री मील इस तरह से नापते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत की तटरेखा की लंबाई कितनी है? तो इसकी कुल लंबाई 7516.6 किलोमीटर है। तो आप ऑप्शन में अगर देखेंगे तो 7500 किलोमीटर लिखा हुआ है, तो यही राइट आंसर है डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत की तट रेखा है, देखिए यूपीएससी ने तब पूछा था, ये सारे ऑप्शन आपके गलत है, तो लगभग 7500 किलोमीटर है। आप देखिए आंसर में 7516, अगर हम राउंड फिगर में माने तो 7500 अगर किलोमीटर मान ले, तो 7500 किसी में भी नहीं दे रखा है, 6200 भी टिक नहीं कर सकते हैं हम। ठीक है अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसकी तटरेखा सबसे लंबी है? तो 9 राज्यों की लेखा रेखा लगी हुई है समुद्र से, तो गुजरात की जो रेखा है वो सबसे लंबी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
भारत के किस राज्य का समुद्री तट सबसे अधिक लंबा है? तो गुजरात। देखिए कितने बार ये एग्जाम में पूछा गया है। एमपी पीसीएस में पूछा गया है, उत्तराखंड पीसीएस में, फिर दोबारा उत्तराखंड में पूछा गया है, यूपी में पूछा गया है, एग्जाम में पीसीएस में पूछा गया है, यूपीएस यूपी के। तो गुजरात की। ये रिपीट क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में भारत का कौन सा राज्य सर्वाधिक लंबी तट रेखा वाला राज्य है? तो उसका राइट आंसर है बी, गुजरात। भारत में कितने राज्य तट रेखा से लगे हैं? तो 9 राज्य लगे हुए हैं। आप मैप में देखेंगे तो ध्यान में आएगा आपको। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन भारतीय ऐतिहासिक भूगोल में रत्नाकर नाम सूचक था। तो रत्नाकर नाम किसका सूचक था? हिंद महासागर का। ये आपको ध्यान में रखना है। प्राचीन भारतीय ऐतिहासिक साक्ष्यों में हिंद महासागर को रत्नाकर से संबोधित किया गया। तो रत्नाकर को आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सर्वाधिक तटीय अपर्दन होता है। देखिए आपको बताना है कि तट का जो अपर्दन है वो सबसे ज्यादा किससे होता है? धाराओं से होता है, सुनामी लहरों से होता है, ज्वार भाटा से होता है, या लहरों से होता है? तो इसमें सबसे ज्यादा जो अपर्दन होगा वो लहरों से होगा। तो राइट आंसर है ए। ठीक है। देखिए बी को देखते हैं, पूर्वी और पश्चिमी तट। देखिए बी को देखते हैं, पूर्वी और पश्चिमी तट। क्वेश्चन है, भारतवर्ष के पश्चिमी तटीय निम्नांकित शहरों पर विचार कीजिए। इनको उत्तर से दक्षिण क्रम में लगाना है। उत्तर से आप दक्षिण की तरफ आएंगे तो आपको क्रम ध्यान में लगाना है। देखिए ये बहुत ही फैक्चुअल क्वेश्चन है, और यूपीएससी और पीसीएससी वाले बचते हैं इस तरह के क्वेश्चन पूछने से। वे कुछ लॉजिक पे आधारित क्वेश्चन पूछते हैं। तो उसका राइट आंसर डी है। आप देख लेना कि कैसे कैसे है। जंजीरा, सिंधुदुर्ग, कन्नूर और नागरकोइल। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आपको यत्र तत्र कुछ अनोखे डेनमार्क वासी मिल जाएंगे, परंतु उसका कारण यह है कि डेनमार्क की चौकी हुआ करती थी। यह अनूठा नगर, उसका दुर्ग और सुंदर गिरजाघर, नया जेरूसलम, सूनी सड़कें और उज्जड़ तटाग्र सब मिलकर अद्भुत रत्न बन जाते हैं। इस उक्ति में वर्णित स्थान है। तो एक ये जो स्थान की देखिए विशेषताएं बताई गई हैं किसी स्थान की, तो बताने की विशेषता किस स्थान की है? तो यह है तमिलनाडु तट की। राइट आंसर है ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत के तटीय क्षेत्र पर के ये भाग घोषित करते हैं। देखिए ये जो तटीय क्षेत्र है ये हमें बताने हैं किसके हैं। तो ये अंतर्जलीय उच्चावच रेखा। तो राइट आंसर है डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतवर्ष के निम्न शहरों पर विचार करें तथा नीचे दिए गए कूट से ज्ञात करें कि इनमें से कौन से पश्चिमी तट पर अवस्थित हैं। देखिए ये शहर है और हमें बताना है कि पश्चिमी तट पर कौन से स्थित है। तो उसका राइट आंसर है ए, 1 और 2। जंजीरा और उडुपी पश्चिमी तट पर स्थित है, महाराष्ट्र और कर्नाटक में। जबकि ओरोविले और तूतीकोरिन ये कहाँ पर स्थित है? तमिलनाडु में। ठीक है। देखिए एक्सप्लेनेशन भी पढ़ सकते हैं हम, जंजीरा महाराष्ट्र, उडुपी कर्नाटक, और ये आपके तमिलनाडु में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सूची 1 को सूची 2 से आपको मिलाना है। ABCD, ये सागर पुलिना और ये राज्य है। तो देखिए दीघा, गोपालपुर, कलांगुट, मरीना, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, गोवा। ये बहुत ही फैक्चुअल क्वेश्चन है। आपको एग्जाम में सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने नहीं होते हैं जो बिल्कुल फैक्ट हो, बिल्कुल रैंडम। वे आपके लिए भी रैंडम है और अन्य अदर एस्पिरेंट के लिए भी एकदम रैंडम क्वेश्चन है। तो ऐसे क्वेश्चन को आप स्किप भी कर सकते हैं। इसका राइट आंसर है बी। आप देख सकते हैं, तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश के तट का नाम है। तो राइट आंसर है कोरोमंडल। तो तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश के तट का नाम क्या है? कोरोमंडल। देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन तो आसानी से अटेम्प्ट किए जा सकते हैं, जबकि आप देखेंगे ये बिल्कुल फैक्चुअल है। देखिए दीघा, गोपालपुर, कलांगुट, मरीना, अगर हम इनको याद करने बैठ जाएंगे तो कैसे हम याद कर पाएंगे? मरीना तमिलनाडु, देखिए मरीना तो पता हो सकता है कि मरीना कहाँ पर है, तमिलनाडु में। देखिए
डी का फर्स्ट अगर हम लगाएंगे तो 50-50 तक पहुंच जाएंगे, क्योंकि डी का फर्स्ट कहाँ है, बी वाले ऑप्शन में और आपके डी वाले में। इस तरह से हम पहुंच सकते हैं, है ना। तो आप बी और सी 50-50 तक पहुंच गए। मरीना तो अगर आपको पता हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तमिलनाडु का समुद्र तट कहलाता है, तो ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करने लायक है। तो उसका राइट आंसर कोरोमंडल तट। लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के निम्नलिखित तटों में से कौन कृष्णा डेल्टा एवं कैप कोमोरिन के मध्य स्थित है। तो कोरोमंडल तट कृष्णा डेल्टा और कैप कोमोरिन के मध्य स्थित है, तो राइट आंसर है ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे कैप कोमोरिन के नाम से भी जाना जाता है। तो कन्याकुमारी को कैप कोमोरिन के भी नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के पश्चिमी तटीय मैदान के उत्तरी भाग को जिस अन्य नाम से भी जाना जाता है वह है। तो पश्चिमी तटीय मैदान को कोकण, कोकण के नाम से भी जाना जाता है, तो राइट आंसर है सी। देखिए अब ये 10, ये शायद लास्ट ये सब पॉइंट है द्वीप समूह। अभी हम देखते हैं इसमें कितने क्वेश्चन हैं, उसके बाद हम अटेम्प्ट करेंगे। नहीं तो फिर नेक्स्ट वीडियो दोस्तों लेके आनी पड़ेगी, क्योंकि फिर वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। इस वीडियो में दोस्तों इतना ही रखते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें। नेक्स्ट वीडियो में हम आइलैंड को देख लेंगे, कि इसमें कुछ क्वेश्चन बचे हुए हैं द्वीप समूह। और चैनल को सब्सक्राइब करें। और आपको ऐसे ही पूरी सीरीज ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी और इन्वायरमेंट की मैं लेके आऊँगा। तो प्लीज़ चैनल पे बने रहें। तब तक के लिए धन्यवाद।